अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? अरे यार, आपके नोट्स 1 मिनट में अभी शेयर कर देता हूँ, उसके बाद फिर चीजें याद रहती नहीं है। हाँ। क्यों भाई? तो 25 पेज है आपको भी इस हिसाब से। आईएमटी में आ गए। बस अच्छा, आप लोगों को वो जो नोट्स हैं, क्योंकि काफी दिनों से स्टूडेंट्स जो है वो मैसेज पे मैसेज कर रहे थे कि भाई हमें नोट्स चाहिए, हमें नोट्स चाहिए। I'm really sorry कि मैं वो चीज की।
आते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फिर सब बच्चों को परेशान करते हैं। डिस्कस करते हैं। बेटा आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? बच्चों, हेलो। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हेलो। आप में से कोई सुन रहा है मुझे भाई? यस मोहम्मद हसन। अच्छा, माइक सबकी म्यूट है। अरे भाई, बताओ, पहले बताओ यार। सब बेचारों को म्यूट किया हुआ है। संजय कुमार, आपने इस आरटी चैट को क्यों ओपन किया है भाई? अब तो आप एब्सेंट है पक्के भाई। आपने इस टी आर टी टी चैट को ओपन नहीं करना था, क्योंकि ये ट्रबल क्रिएटिंग है और ये ऑन होने के बाद फिर ऑफ नहीं होती। इसको मिनिमाइज कर देते हैं ताकि इसका कोई असर ना पड़े। आपको माइक अलो कर दिया गया है, अब आप बात कर सकते हैं। लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर, क्लियर है आप। और आपको जो स्क्रीन है वो भी शेयर होगी आपके साथ? यस यस। कुछ 52 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, दो डिपार्टमेंट में से, मीन्स दैट इज समहाउ 10 टू 20%। नहीं, ओवरऑल जो है वो आपके हैं 98 या 99, 96 98 स्टूडेंट्स हैं। समथिंग, इनसे मोर देन 50%। तो चले क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में ये डिस्कस हुआ था, और वहां पे कुछ जनरल क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे कि फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह का प्रॉफिट फंक्शन हो तो क्या ये पॉसिबल है कि उसके लिए रियल बिजनेस एग्जिस्ट करता हो? ये तो पॉसिबल है हमारे पास, कि आपके पास चाहे जो भी रियल बिजनेस आप कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंगली आपके पास एक प्रॉफिट फंक्शन होगा, चाहे वो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, लेकिन आपके पास हमेशा एक प्रॉफिट फंक्शन होगा जो कि इन जितने भी बिजनेस के टाइप्स हैं उन तमाम के लिए इन करेस्पॉन्डेंस में
प्रॉफिट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन क्या ये सही होगा? क्या इसका जो रिवर्स ऑर्डर है कि एवरी प्रॉफिट फंक्शन हैज बिजनेस इन कॉरेस्पॉन्डेंस, तो ये लाजमी नहीं है। ये ऑटोमेटिकली हर प्रॉफिट फंक्शन का लाजमी नहीं है कि उसके करस्पॉन्डिंगली एक बिजनेस एग्जिस्ट करता हो। जैसे हम कहते हैं कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट every relation is not a function. That can be, that cannot be. ठीक है। अब उसी बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ जो है स्टूडेंट्स ने इस पे कहा के साथ हमें बातें समझ में नहीं आई है, तो हम इसको फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो है वो जी बेटा कामिल खान, हाँ बेटा कामिल खान, क्या इशू है? सर कोई इशू नहीं है। आपकी माइक ऑन हुई थी, आपने पता नहीं कोई बात कही थी शायद। नो सर, वो माइक ओपन हो गया था गलती से। अच्छा, मुझे आपकी आवाज सुनने में आई, यह शायद फिर मेरी अपनी आवाज थी जो कि डबल एको के फॉर्म में आई है मेरे पास। Hi, this example is related to agriculture. A corporate agricultural organization has three separate farms. There are three separate farms. Let's say farm 1, farm 2, farm 3, which are to be used during the coming year. Each farm has unique characteristics. ये पहले ही आपको बता रहे हैं कि हर फॉर्म के करेक्टरिस्टिक्स उसके हिसाब से यूनिक है, which make it most suitable for the raising one crop only. अब हर एक फॉर्म के हिसाब से एक टाइप ऑफ क्रॉप जो है वो डिफाइन की जा रही है, एंड दैट इज डिफाइंड इन द टेबल। ठीक है, the table below indicates the crop selected for each farm, the annual cost of planting 1 acre of the crop, the expected revenue per acre, and the fixed costs associated with operating each farm. हर फॉर्म के हिसाब से आपको उस फॉर्म में, आप सब में जो है वो एक एक एकड़ जो है वो फॉर एग्जाम्पल जो भी क्रॉप आप वहां पे पैदा करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं उस लैंड पे, वो पर एकड़ के हिसाब से उसकी कॉस्ट, उसका रेवेन्यू और सालाना उसकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो भी आपको बताई जा रही है। मिसाल के जैसे फॉर एग्जांपल सोयाबीन्स जो है वहां पे आपकी जो पर एकड़ कॉस्ट है सीजे, जो पर एकड़ मींस जैसे हम प्राइस कल हम डिस्कस कर रहे थे पर यूनिट, तो यहाँ पे जो अ, या पर एलिमेंट जिसको हम कह रहे थे, यहाँ पे वो एलिमेंट जो है दैट इज अ पर एकड़, 1 acre जो दैट इज जस्ट लाइक अ 1 unit. So cost with respect to the per acre is a variable cost,
एंड फर्स्ट फॉर्म के लिए वो $900 है, सेकेंड फॉर्म के लिए $1100 एंड थर्ड फॉर्म के लिए वो $750 है। तो एक मिनट में सेट करूँ इनको। सिमिलरली पर एकड़ के हिसाब से रेवेन्यू भी डिफाइन किया जा रहा है तमाम फॉर्म्स का। फर्स्ट फॉर्म के लिए $1300 है, सेकंड फॉर्म के लिए $1650 है और थर्ड फॉर्म के लिए $1200 है। और फिक्स्ड कॉस्ट जो है फर्स्ट फॉर्म के लिए वो $1,50,000 एनुअली और सेकंड के लिए $1,75,000 एंड थर्ड के लिए $1,25,000। ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, in addition to the fixed costs associated with operating each farm, there are annual fixed costs of $75,000 for the corporation as a whole. अब ये ओवरऑल ऑल जो आपके पास कॉर्पोरेशन जिसमें आप थ्री डिफरेंट फॉर्म्स के साथ डील कर रहे हैं, उसका जो ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट है वो अलग से डिफाइन की गई है जो कि यहाँ पे दी गई है एंड दैट इज $75,000। ठीक है, ये एनुअल कॉस्ट पर फॉर्म तो डिफाइन की गई है फिक्स्ड कॉस्ट जो है, लेकिन ओवरऑल फॉर्म्स की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 75,000 वो यहाँ पे थ्योरेटिकल एग्जांपल में डिफाइन की गई है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि भाई फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन। इस सिचुएशन में आप हमें प्रॉफिट फंक्शन जो है वो ड्राइव करके दिखाएं। तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन इज लेट्स से xj means number of acres planted at farm J, means let's say x1 means number of acres planted at farm 1, x2 means number of acres planted at farm 2 and J is from 1 to 3, 1 2 3 go। ठीक है, x1 farm 1, farm 1 means हम इसको कह सकते हैं fa1, x2 similarly fa2, x3 is farm 3। इस तरह से आपके पास जो नंबर ऑफ एकर्स है हर फॉर्म के वो एक्स के फॉर्म में डिफाइन किए जा रहे हैं। जैसे मैं पहले ही बता चुका था कि हम यहाँ पे जनरली जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उनको विद द सिंबल एक्स डिनोट कर रहा है। कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है कि हम परेशान हो। ठीक है, आर जे मीन्स द रेवेन्यू पर एकड़ एट फॉर्म जे। अब आपको समझ में आ रहा होगा R1 R2 R3 means R1 means revenue for farm 1, R2 means revenue for farm 2, R3 means revenue for farm 3. Similarly, CJ represents the fixed variable cost per farm. तो आपके पास C1 जो है that is the cost per acre for farm 1, C2 cost per acre for farm 2 and C3 cost per acre for farm 3. And FJ represents the annually fixed cost per farm. तो annually fixed cost per farm आप डिफाइन करेंगे कि भाई F1 is correspondingly farm 1, F2 for farm 2 and F3 for farm 3. So this is the column of cost per acre. This one is the column of revenue per acre. This one is the column of
annually fixed cost of each firm. And this one, $75,000 is the fixed cost of all collective firms. मीन्स तीनों फॉर्म्स को मिला के एक एडिशनल फिक्स्ड अमाउंट जो है वो हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, दैट इज $75,000, जो कि तीनों फॉर्म्स को मिला के हमने अलग से एक कॉस्ट प्राइस डिफाइन की हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस. सो वी नो दैट के प्रॉफिट फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें रेवेन्यू फंक्शन चाहिए. तो रेवेन्यू फंक्शन हम जानते हैं कि भाई रेवेन्यू फंक्शन, आई थिंक हम जानते हैं रेवेन्यू फंक्शन जो था दैट वाज इक्वल टू प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. अब यहाँ पे आपके पास जो है रेवेन्यू की जो प्राइस है दैट इज रिप्रेजेंटेड विथ R1, R2, R3. और जो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स मींस नंबर ऑफ एकर्स प्लांटेड एट ईच फॉर्म जो कि डिफाइन किए जा रहे हैं वो XJ के साथ किए जा रहे हैं. तो R1 मींस R1 इज द रेवेन्यू फॉर फॉर्म 1. सो R1 के करेस्पेंडिंगली आपके पास यहाँ पे X1 होगा फॉर्म 1 के लिए. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज रेवेन्यू 1 R1. ठीक है, इसको आप कहेंगे R1 वैल्यू मींस प्राइस पर एकड़. और जो नंबर ऑफ एकर्स हैं वो डिनोट किए जा रहे हैं एक्स सिंबल के साथ. तो फर्स्ट फॉर्म के लिए जो नंबर ऑफ एकर्स की रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी X1. तो आपके फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से जो रेवेन्यू होगा दैट इज इक्वल टू R1 इंटू X1 फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से. सिमिलरली फिर आप सेकेंड फॉर्म पे आएंगे. यहाँ पे आपके पास जो रेवेन्यू की प्राइस होगी दैट इज R2. और यहाँ पे जो आपके पास नंबर ऑफ एकर्स की रिप्रेजेंटेशन होगी दैट इज X2. तो यहाँ पे आपके पास सेकेंड फॉर्म के लिए जो रेवेन्यू फंक्शन होगा दैट इज R2 इंटू X2. एंड थर्ड में जो आपके पास है यहाँ पे भी आप वैसे ही लिखेंगे R3 और यहाँ पे आप इसका जो रेवेन्यू फंक्शन आपको मिलेगा दैट इज R3X3. लेकिन हमें चाहिए ओवरऑल फॉर्म्स को मिला के कंप्लीट टोटल रेवेन्यू फंक्शन. यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू फंक्शन. वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? द टोटल रेवेन्यू फंक्शन इज द सम ऑफ ऑल सच पार्शियल फंक्शंस. You can see sum of all partial functions R1 X1 plus R2 plus R2 X2 plus R3 X3. And we know that R1 is defined, R2 is defined, R3 is defined, are given. R1 की जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे आप, R2 की जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे एंड देन R3 की जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे. तो ये हमारे पास आ गया एक लीनियर रेवेन्यू फंक्शंस विथ 3 वेरिएबल्स. सिमिलरली आप फिर टोटल कॉस्ट फंक्शन भी डिफाइन करेंगे. तो हम जानते हैं कि कॉस्ट फंक्शन जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं. फर्स्ट वी नो दैट के कॉस्ट फंक्शन मींस द सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे दैट इज द कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ एकर्स. तो यहाँ पे CJ इंटू XJ इज कॉस्ट. तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट फॉर्म के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो होगी C1 इंटू X1. और सेकेंड फॉर्म के लिए जो आपके पास कॉस्ट होगी वेरिएबल दैट इज C2 इंटू X2. एंड थर्ड फॉर्म के लिए आपके पास होगी C3 इंटू X3. लेकिन हमें चाहिए टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो हम इसलिए पहले इन पार्ट्स वेरिएबल
जो कॉस्ट है पहले उसको डिफाइन कर रहे हैं एंड देन फिर उसके साथ ऐड कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और यहाँ पे जो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है पर फॉर्म वो आपको दी जा रही है एंड वो हमें पता है कि फॉर्म 1 के लिए F1 है, फॉर्म 2 के लिए F2 है और फॉर्म 3 के लिए F3 है। तो इन तमाम का जो सम होगा, इनका सम और इन तमाम का सम आपस में ऐड किया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि एक एनुअली ओवरऑल फॉर्म्स की भी फिक्स्ड कॉस्ट डिफाइन की गई है इन थ्योरी एंड दैट इज $75,000, जो कि पर फॉर्म नहीं बल्कि ओवरऑल फॉर्म्स के लिए डिफाइन की गई है। एंड उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि वो भी तो फिक्स टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट है। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट है हर फॉर्म के हिसाब से और दूसरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ओवरऑल फॉर्म्स के हिसाब से। तो उसको भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि एज अ फिक्स्ड कॉस्ट वो वेट किया जाए। तो हमारे पास जो ओवरऑल रिक्वायर्ड कॉस्ट फंक्शन हमारे सामने आता है वो इस तरह का आता है क्योंकि C1 C2 C3 आर गिवन इन द टेबल, F1 F2 F3 आर आल्सो गिवन। तो आप इनको जब कंप्यूट करेंगे, जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगी इस तरह के फंक्शन। अगेन हम देख सकते हैं कि जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है वो भी 3 वेरिएबल्स में हमारे सामने आ रहा है। तो अब आप इन दोनों फंक्शंस को, कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन को यूज करके इन द फार्मूला ऑफ द टोटल प्रॉफिट फंक्शन जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट फंक्शन निकल के मिल रहा है वो ये मिल रहा है। तो यू कैन सी दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो बिजनेस डिफाइन कर रहे हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से, वहां पे भी आपके पास प्रॉफिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है और आप वहां पे इजीली बना सकते हैं प्रॉफिट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंपल फार्मूला। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि भाई हर प्रॉफिट फंक्शन के लिए आपके पास रियल बिजनेस एग्जिस्ट करता हो। दैट्स नॉट नेसेसरी, मे बी और मे नॉट बी। अब हम आ जाते हैं भाई, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बेटा? हेलो। बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? आवाज नहीं आ रही है? बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ। आप ये बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक जो हमने चीजें डिस्कस की, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन?
नो सर। चले अब हम आ जाते हैं कि भाई लीनियर डिमांड एंड लेकिन एक सप्लाई क्वेश्चन है फंक्शन। यस। सर, ये जो आपने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं और पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे या फिर नए आएंगे? क्योंकि कब इसमें अलग अलग बीच में चीजें लग रही है ना, कभी रेवेन्यू आ रहा है, कभी कुछ। इसी टाइप से रिलेटेड होंगे बट एग्जैक्टली ये चीजें नहीं होंगी। ठीक, इसी टाइप की होंगी। आप एक सेंस बनाए इसमें से कि भाई हम और ये मुश्किल नहीं है, इजी है। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स असाइनमेंट्स के तौर पे भी दे दूंगा रिलेटेड टू द टॉपिक्स। ओके। और सर ये भी बता दें कि कौन कौन से टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो हम पहले तैयार कर लें। ओवरऑल टॉपिक्स जो जो भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं। सर सारे थोड़ी आएंगे पेपर में, सारे आ जाएंगे? मतलब सारे पेपर में नहीं आ सकते, ये तो बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन उन्हीं में से आएंगे। ओके फॉर सारे सर, टॉपिक एग्जाम्पल, जो है इम्पोर्टेंट हो। अच्छा यहाँ पे टॉपिक से जो आप लोगों ने सेंस लेना है वो ये नहीं लेना है कि भाई आपने वो तमाम चीजों को याद करना है या मेमोराइज करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे लीनियर डिमांड फंक्शन के बारे में ओवरऑल डिस्कस किया हुआ है अप टू 5 to 6 लाइन्स में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट्स जो है वो एज इट इज पेपर में 5 to 6 लाइन्स लिखे। नो, स्टूडेंट्स का मकसद है, मेरा हमारे इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने का मतलब है कि आप लोग इन चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करें, क्रिटिकली अंडरस्टैंड करें। सिर्फ आपका काम है यहाँ पे चीजों को अंडरस्टैंड करना। मतलब अगर आपको पता हो, आपके सामने आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द लीनियर डिमांड फंक्शन, तो आपके पास एक प्रिसाइजली एक नॉन आंसर हो जिसके साथ आप वेल अवेयर्ड हो, भले वो एक ही लाइन का क्यों ना हो। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे एज इट इज। रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, रट्टा लगा लगा के हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए। आएगी, थ्योरी बेस आएगा पेड में। बेटा ये दैट डिपेंड्स ऑन द सीएलओस, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट क्लास में जब हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास हुई थी, तो उसमें मैंने आपको आपकी क्लास से रिलेटेड सीएलओस बताए थे। CLO1, CLO2, CLO3। तुम अगर CLO1 में से आते हैं तो फिर ये थियोरेटिकल पार्ट होंगे, द थियोरेटिकल क्वेश्चंस, जिसमें आप लोगों को कहा जाएगा कि भाई डिफाइन करें, चीजों को एक्सप्लेन करें, एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें, या चीजों के दरमियान हमें डिफरेंस जो है उनका वो एक्सप्लेन करें इस तरह से, जिसको हम कह सकते सर हैं आपने जो डिफरेंशिएट करें। जी जी। सर आपने जो ये पीडीएफ सेंड किया है, तो जी आप बेटा। इसमें से क्वेश्चन देंगे लेकिन क्वेश्चन को चेंज करके देंगे, यही टॉपिक होगा, मतलब ये कवर करें हम, इसके अलावा तो कोई टॉपिक नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, टॉपिक्स जो चीजें ऑब्वियसली जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो एग्जाम जो होगा वहीं से कंडक्ट किया जाएगा। बाहर से अगर किया जाएगा तो ये एग्जाम के अगेंस्ट है, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है, बाहर से सर नहीं सर होगा। लेकिन आप सीएलएस का बस क्वेश्चन चेंज करेंगे, अब जैसे दैट इसमें डिपेंड्स, वैल्यूज वगैरह चेंज करेंगे। दैट इज द पार्ट ऑफ, ये प्योरली पार्ट है टीचर का कि वो किस तरह से एग्जाम को कंडक्ट करता है विद इन द गिवन रेंज और डोमेन जो वो पढ़ा चुका है सब्जेक्ट। ठीक है। इसको पहले प्री डिफाइंड करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता कि भाई हम यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे या हम इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे। बस मैं ये इतना आपको जनरली बता सकता हूँ कि जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम जो होगा वो वहीं से होगा। मतलब आप लोग, आपको ऐसा नहीं लगेगा क्वेश्चन पेपर को रीड करके कि हम तो इन चीजों को जानते ही नहीं है, हमें तो सर ने ये चीजें पढ़ाई नहीं थी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। ओके सर, सीएलओस तो मुझे नहीं याद। आईएमटी वालों को सर आपने बताए होंगे, हमें नहीं बताया एमटी वालों को। तो आप इसको शेयर कर दें अगर कहीं लिखे हैं तो। क्या चीज बेटा? सीएलओस जितने भी हैं वो हमें शेयर कर दें।
सेल लॉस। सर CLO। एक दफा टॉपिक्स का हाँ नाम अच्छा बता दें। सीएलओस। नहीं, मैं सीएलओस बेटा आपके साथ शेयर नहीं किया था डॉक्यूमेंट। मैंने ये फर्स्ट क्लास में जो है वो आई थिंक फर्स्ट और सेकंड क्लास में, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो क्लासेस का इशू भी चल रहा था स्टार्टिंग में सर क्लासरूम IMT को का। बताओ, हमें नहीं बताया। अच्छा आप लोग चले, हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं चेक करता हूँ कि आप आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के सीएलओस अवेलेबल हैं यहाँ पे। अ, हाँ है ये देखिए। श्योर है? नो सर। अब जी सर। यस सर हो रहा। यहाँ पे आपके पास जो है बेटा, दिस इज CLO1, एंड CLO1 में हम जो है वो आपसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछते हैं, जस्ट लाइक के बेसिक जो टॉपिक्स हैं उनकी बेसिक नॉलेज। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है, स्लोप ऑफ लाइन के बारे में, इंटरसेप्ट फॉर्म्स के बारे में, हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। एंड दिस इज द बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू द कोर सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। तो CLO1 में आपसे जस्ट बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, जस्ट लाइक के भाई डिफाइन द, लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि डिफाइन द फंक्शन एंड इट्स एटलीस्ट 4 टाइप्स विथ वन एग्जांपल। तो दिस इज आल्सो वन पार्ट ऑफ CLO1। ठीक है, आपकी ओवरऑल सब्जेक्ट को 3 CLOs में डिवाइड किया गया है, CLO1, CLO2, CLO3। अब दैट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं आपसे मिड में CLO1 में से क्वेश्चन लेता हूँ, या CLO1 और 2 को मिक्स करके आपसे जो है वो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, या CLO1 और CLO3 को मिक्स करके आपसे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एंड देन उसके बाद फिर जो बचेंगी रिजल्ट्स, फॉर एग्जाम्पल टोटल आपका पेपर जो है 100 मार्क्स का है, और उसमें से आपसे 30 मार्क्स जो है मिड टर्म में आपसे मिड टर्म का पेपर बनाया जाएगा। तो 30 मार्क्स को डिवाइड किया जाएगा इन CLOs के अकॉर्डिंगली। ठीक है बेटा? तो जी दीज सर आर सही द, है। और ये तमाम CLOs अपने PLOs के साथ मैप्ड होते हैं। CLO1 इज मैप्ड विद PLO1 विद दैट जो टेक्सोनॉमी लेवल है, दैट इज C1, C2 एंड C3। ये बातें मतलब इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा लास्ट क्लास से पहले, कि भाई जो है वो एग्जाम से रिलेटेड जो है वो आपके सीलोस क्या होंगे। सर जी बेटा। ये जो आपने पीडीएफ सेंड करी है, सारे जी जी जी। टॉपिक्स इसी में जो आज तक पढ़ा है आपने? नहीं, ये PDF अभी अपडेट होती जाएगी, ये ऐसे नहीं कि यही है। नहीं मतलब पुराने जो पढ़ा है सब इसी में ना? जी जी जी। ओके सर। अटेंडेंस का टाइम हो गया, आप में से कोई इन्फॉर्म नहीं कर रहा भाई, एब्सेंट हो जाएंगे सब। बताओ तो सही कि हम अटेंडेंस का टाइम है, अटेंडेंस लगाए। पर आप पढ़ा रहे थे ना इसलिए नहीं बोला। यस। हाँ भाई, MT के स्टूडेंट्स जो हैं, अच्छा ये MT के स्टूडेंट्स, MT की 17 क्लासेस हो चुकी हैं और IMT की 15।
अच्छा, असाइनमेंट वगैरह आपको दे दी जाए ईद से पहले?